तो भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में इसके क्षत्रिय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन उत्तराधिकारी प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसके अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 के संविधान अस्तित्व में आई। एक भी संविधान और राजस्व व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी। तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विविध रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान राजस्व व्यवस्था पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या दो शीर्षों के आधार पर की जा सकती है। एक तो कंपनी का शासन था, एक सम्राट का शासन था। कंपनी जिसमें ब्रिटिश का शासन चलता था। कंपनी का शासन 1773 का रेगुलर एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। पहला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। दूसरों, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड बोरेंस हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंटियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1974 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की और भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्शन कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया। इसके भारत में इसके राजस्व व नागरिक सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। 1781 को संशोधन अधिनियम एमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 रेगुलर एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद के एमेंडिंग ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषताएं थी। इस कानून ने गवर्नर जनरल काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पदाधारण के अधिकार से किए, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के अधिकार की कार्यवाही के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी से मुक्त कर दिया। इस कानून में राजस्व संबंधित मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी से बाहर कर दिया गया। इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारी क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं को निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं का और मुसलमानों के जो मौलाना है, जो कुरान है, उनके हिसाब से उनका काम होगा। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग के दायरे न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को प्रांतीय न्यायालय काउंसिलिंग के लिए नियम बना दिए गए थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलर एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन अधिनियम 1781 पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। इसने कंपनी के राजनीतिक वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों अधीक्षण अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था आरंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वे ब्रिटिश नियंत्रण भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार, राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण नियंत्रण करें। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला,
भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को पारित कंपनी के शासन, कार्य और नियंत्रण प्रशासन की पूर्ण नियंत्रणता प्रदान करती है। इस एक्ट में ऐसा हुआ कि जैसे कि कोई कानून बनते थे तो पहले राजाओं के द्वारा होता था, वो राजाओं को द्वारा हटा के सीधा ब्रिटिश सरकार के अंदर आ गए थे। 1786 का अधिनियम। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। उसे यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें मांगी गई। उसे विशेष मामले में अपनी काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करके अथवा न मानने का अधिकार हो। उसे सेनापति कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को 1786 कानून प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। 1793 का चार्टर कानून। इस कानून निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस की औद्योगिक काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्तियों के भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंटियों के गवर्नर तक विस्तृत कर दिया गया। इसे गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंटियों सरकार के ऊपर से अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। इसी ने भारत पर व्यापार के अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बेशर्त कि उसे रूप से नियुक्त किया गया हो। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तक उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाए। चार्टर कानून 1873। इस कानून ने भारत में कंपनी व्यापार अधिकारियों को भी समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों को खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के अधिकारियों को बहाल रखा। इस कानून में भारत की कंपनी शासन क्षेत्रों पर ब्रिटिश राजा की प्रमुखता को प्रकट स्थापित किया गया। इस कानून ने ईसाई मसीहियों को भारत आकर लोगों को प्रबंध करने की अनुमति प्रदान की गई। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा प्रसार की व्यवस्था की, मैंने बढ़ावा दिया उनको। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने अधिकृत कर दिया और कर भुगतान न करने पर दंडित भी किया गया। जैसे कोई भी अगर व्यक्ति कर लेता है, पैसे लेते हैं ये रुपये, तो उनको उन पर न लौटाएं तो उनको दंडित करना प्रारंभ कर दिया था। 1873 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत केंद्रीकरण की दिशा में यह निर्णय अधिनियम कदम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक सैन्य शक्तियाँ निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास बम्बई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्तियों से बंधित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों के नियमों को बदला गया और चेंज करके अपने अनुसार उनको एक्ट के अंदर कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यावसायिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके अधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। 1853 का चार्टर अधिनियम। 1773 से 1993 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया है। परिषद की शाखा ने छोटी संसद को यह कार्य दिया गया कि इसमें यह वह प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी
प्रक्रिया की जरूरत थी। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुले प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार ब्रिटिश सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का नियुक्ति की गई। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियम के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इसने स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि प्रारंभ किए। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया। ताज का शासन जो 1858 से 1947 तक चला। 1858 का भारतीय सरकार अधिनियम, इसमें महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जो सिपाही विद्रोह था उसके कारण। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत का शासन अच्छा बनाने वाले अधिनियम का नाम प्रसिद्ध इस कानून सेवा इस ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियों ब्रिटिश राजशाहियों स्थानांतरित कर दी। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम के नियंत्रण बोर्ड ऑफ निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की दैत्य प्रणाली समाप्त कर दी। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन के संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अत्यंत ब्रिटिश संसद की प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक नियमित निकाय थी, जिसे भारत और इंग्लैंड की मुकदमा करने का अधिकार था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग की नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1992 और 1919 में 3 नए दिन पारित किए गए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। पहली, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर दिया गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनराव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। इस अधिनियम ने मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंटियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलर एक्ट 1773 शुरू हुई। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उड़ दिया, जो 1873 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपनी चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी शक्ति के नीति के कारण 1973 प्रांतों को संपूर्ण स्वायत्तता हासिल की गई। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। इसके माध्यम से केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकार सदस्यों का ही रहता है। इसने विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने, कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन के लिए वायसराय शक्ति प्रावधान किया। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश से गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त कर दिया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद दोनों के गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया।
चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इससे निश्चित निकायों की सिफारिश पर ही की जाने वाली नाम की प्रक्रिया थी। पहले चुनाव नहीं होते, जो अध्यक्ष बोलता वही हो जाता। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। हमें तो अधिनियम पढ़ पढ़ के हो गए बोर। चलिए, बस कुछ बड़ा नहीं है क्या। इस अधिनियम के मार्ल मोटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मॉल इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिलोग थे भारत के। इसमें तो कमी मनाया मैंने नोट्स पढ़े अभी पूरे जैसे बता रहा हूँ, वो लक्ष्मीकांत से बता रहा हूँ मैं। वैसे नोट्स तो मैंने कमी बनाए, पर आप बोलोगे तो मैं अपने नोट्स दे दूँगा। इस अधिनियम की इस प्रकार थी। इसने केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषद की इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुरूपक प्रश्न पूछना, बजट पर बात करना आदि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय गवर्नर परेड का काम किया गया था। काम क्या किया? मैं भूखी हो गई।